गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आज अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी अपन एडवर्ब। आज का चैप्टर है जी अपना एडवर्ब। आ जाइए, बिल्कुल समय ना गवाते हुए करते हैं शुरुआत, है ना। लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोनाउन के एंड में, प्रोनाउन चैप्टर के एंडिंग वाला जो रूल था वहाँ पे आपको कुछ और भी लिंकिंग वर्ब लिखवाई थी बी के अलावा। बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, कुछ याद आ रहा है? बी की फॉर्म के अलावा बिकम, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड, कुछ याद आया? अब एक छोटी सी मेमोरी रिफ्रेश कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो कि लिंकिंग वर्ब के अंदर कोई एक्शन तो होता नहीं है ना। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन तो होता नहीं। लिंकिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं किसी के लिए कुछ बताने के लिए। तो जनरली आपको लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखना है तो एडजेक्टिव लिखते हैं, और अगर एक्शन वर्ब होगी तो उसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आते हैं। कुछ याद आ रही है बात? कुछ नया नहीं है, ये पहले बातें हम कर चुके हैं। ये वाली बात अपन ने प्रोनाउन चैप्टर में भी करी, यही वाली बात अपन ने एडजेक्टिव चैप्टर में भी करी। कुछ याद आ रहा है? गुड, और मैंने वो पढ़ा था गुड वर्सेस, था ना अपना, गुड वर्सेस वेल और बैड वर्सेस इल जब पढ़ाया था तब भी यही बात बताई थी, है ना। गुड कब लगता है और वेल कब लगता है तब यही बात बताई थी ना, कि प्ले लगा हुआ था, एक्शन वर्ब लगी हुई थी तो वेल आया था। अच्छा, ही इज लगा हुआ है ना, उस केस में आपको आगे एडजेक्टिव लिखना था तो गुड आ गया था। कुछ याद आ रहा है? और जब स्वस्थ वाला मीनिंग देना था तो वेल आया था। कुछ याद आया? तो वही वाली बात पर बेस्ड कि कहाँ एडजेक्टिव लगेगा, कहाँ एडवर्ब लगेगा, उस बात पर बेस्ड कुछ सवाल आते हैं। उनका लॉजिक यही है कि भैया अगर लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा। ठीक है, मैं कराऊंगा, पहले आप ट्राई करिए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये क्लास का हर बच्चा जो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहा है, जो भी बच्चा पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहा है वो बड़ी आसानी से कर सकता है इन सेंटेंसेस को। करो ट्राई। बहुत आसान है, बहुत आसान, खाली मत बैठो, करो ट्राई। चलो जी, आ जाओ। उसने बड़ा एरोगेंटली बिहेव किया पार्टी में, इसलिए वो उससे नाराज है। ठीक है, उसने रूडली बिहेव किया, एरोगेंटली बिहेव किया, है ना। तो ये यहाँ पे बिहेव कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब मानी जाएगी। तो शी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अगर एक्शन वर्ब है तो उसको क्वालिफाई करने का काम कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। तो यहाँ पे एरोगेंट नहीं, यहाँ पे आपको एरोगेंटली लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पे आपको एरोगेंटली लिखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, वो बहुत ही एरोगेंट हो चुकी है, वो बहुत ही एरोगेंट बन गई है या बहुत ही एरोगेंट हो चुकी है, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता। पहले ठीक थी तब बात करता था, अब बड़ी एरोगेंट होगी भाई, उसकी नौकरी लग गई बढ़िया पैकेज पे, अब वो अपनी हवा में रहती है, तो अब ज़्यादा एरोगेंट होगी तो मैं भी बात नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो शी सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो बिकम मेन वर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई कुछ हो गया, किसी के बारे में कुछ बताने के काम आ रहा है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपको पता ही है कि एडवर्ब नहीं आएंगे, क्या आएंगे? एडजेक्टिव आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको एरोगेंट लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? एक बात छोटी सी मैं यहाँ पे जो ऐड कर रहा हूँ, यार देखो, नोट्स ऐसे बनाना कि बाद में जब 4-5 महीने बाद नोट्स को उठाओ तो लेक्चर दोबारा ना देखना पड़े। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि नोट्स बनाते हो तो बस एरोगेंट को काट के एरोगेंटली लिख लिया। थोड़ा सा नीचे कुछ एक्सप्लेन करते हो ना। मैं ये नहीं कह रहा हर ही सेंटेंस को करो, लेकिन जब कोई रूल की शुरुआत होती, जब किसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती, पहले 2 एग्जाम्पल को तो अच्छे से एक्सप्लेन करते होगे ना भाई। जो नहीं कर रहे हैं बच्चे, फिर ऐसे नोट्स बनाने का फायदा क्या? आपने तो सीधी सीधी बस स्लाइड को टाप दिया। नोट्स उनको बोलते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे आप लिखोगे कि बिहेव एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं, एरोगेंट एक एडजेक्टिव है, एरोगेंटली एक एडवर्ब है, यहां पर एडवर्ब का यूज होगा।
बिकम एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर एडजेक्टिव लगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ एरोगेंटली नहीं एडवर्ब आएगा। पहले 2-3 सेंटेंस तो एक्सप्लेन करोगे ना, बाकी अगर कॉन्सेप्ट सेम है, बाकी अगर बिल्कुल डिट्टो सब कुछ सेम है तो बाकियों में मत लिखो एक्सप्लेनेशन, लेकिन पहले 2-3 में लिखा करो, ठीक है। मान लो कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू होता है, अगर उसके 5, 4, 5, 6, 7 एग्जाम्पल है तो पहले 2 को एटलीस्ट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया करो, बाकियों में सिर्फ आंसर लगा के छोड़ दोगे चलेगा। अच्छा, टर्न के 2 मतलब थे, कुछ याद आ रहा है? एक तो टर्न का मतलब था मुड़ना और एक टर्न का मतलब था हो जाना। तो यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? वो बहुत गुस्सा हो गया जब उसने अपनी घरवाली को अजय के साथ देखा, और यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि वो बड़ी जल्दी से मुड़ा जब उसके पिताजी ने उसे बुलाया। यहाँ पे मतलब है हो जाना, यहाँ पे मतलब है मुड़ना। तो हो जाना वाले मीनिंग के अंदर तो एंग्री एकदम ठीक है, वो गुस्सा हो गया, हाँ कि ना। यहाँ पे ये जो टर्न है ये लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, और ये एंग्री जो है ये एडजेक्टिव बनेगा और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका नो एरर है। अब कुछ बच्चे इसके अंदर ये मीनिंग भी निकाल सकते हैं, सर ऐसा नहीं कह सकते वो एकदम गुस्से से मुड़ा, ऐसा भी तो कह सकते हैं सर। इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं निकाल सकते क्या कि उसने जब अपनी घरवाली को अजय के साथ देखा ना तो एकदम वो गुस्से से मुड़ा? निकाल सकते हैं, वो भी हो सकता है मीनिंग। ज़्यादा पहली बात तो बेहतर मीनिंग, और दूसरी बात, चलो मेरी एक बात समझो, चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम वो मीनिंग भी निकाल रहे हो, तो क्या ये वाला मीनिंग गलत है? क्या इस सेंटेंस का अगर मैं आपको ये मीनिंग कह रहा हूं कि वह बहुत गुस्सा हो गया जब उसने अपनी घरवाली को अजय के साथ देखा, ये भी अपने आप में ठीक है, हाँ कि ना? तो पहली बात तो ये बेटर मीनिंग है, लेकिन अगर आप इसको बेटर मीनिंग नहीं भी, मतलब आप दोनों मीनिंग मानते हो इस सेंटेंस के, तो ये भी तो अपने आप में नो एरर है ना। पेपर में नंबर किस चीज़ के मिलते हैं? गलत को काट के सही करने के। इस चीज़ के तो नंबर मिलते नहीं कि एक सही को काट के दूसरा सही लिख दूं। अगर आप इसका मीनिंग मुड़ना वाला देना चाहते हो तो एंग्रीली आएगा, अगर आप इसका मीनिंग हो जाना वाला देना चाहते हो तो एंग्री आएगा। दोनों अपने आप में ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ तो भी नो एरर, और एंग्रीली लिखा होता तो भी नो एरर हो जाता। मेरी बात आई समझ में? चलो इस पे आ जाइए। तो वो बड़े, अब यहाँ तो हो जाना वाला मतलब नहीं निकलेगा ना, इसमें तो हो जाना वाला मतलब निकल ही नहीं सकता। क्विक से पता चल रहा है वो क्विक हो गया, वो बहुत क्विक हो गया जब उसके पिताजी ने उसको बुलाया, बड़ी क्विकली मुड़ा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ब के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे आपको एडवर्ब चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे क्विकली का यूज करोगे। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? सिंपल सा फंडा है बच्चे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। लिंकिंग वर्ब आए तो आगे एडजेक्टिव आता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन तो होता नहीं, किसी के बारे में कुछ बताना होता है। किसके बारे में बताना होता है? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो लिंकिंग वर्ब का काम होता है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने के लिए सेंटेंस लिखना। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। और एक्शन वर्ब में एडवर्ब आएगी, इतनी सी बात है। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये 3 सवाल और हैं, इनको और करके दिखाओ। पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, करें शुरू। देखो, ये जो गेम है ये इंडोर खेला जाता है का मतलब क्या है? आपने सुना होगा इंडोर गेम, आउटडोर गेम, है ना। जैसे टेबल टेनिस वगैरह है तो उसके ऊपर छत होती है ना, कहने का मतलब ऐसे कमरे वगैरह में, ऐसे हॉल में खेला जाता है जिसके ऊपर छत होती है, ओपन हवा में, बाहर तो खेलते नहीं उसको। बैडमिंटन भी ऐसी जगह पे खेला जाता है जहाँ हवा की हस्तक्षेप ना हो, हाँ कि ना। क्रिकेट आउटडोर गेम है, फुटबॉल आउटडोर गेम है, हॉकी आउटडोर गेम है। तो ये जो इंडोर आउटडोर वर्ड है, ये जो वर्ड है इंडोर आउटडोर, ये जो वर्ड है इंडोर और आउटडोर,
ये तो होते हैं एडजेक्टिव, हाँ कि ना, इनडोर गेम, आउटडोर गेम। और ये जो वर्ड है इनडोर्स और आउटडोर्स, अगर मैं इसमें एस लगा दूं, अगर मैं इसमें एस लगा दूं, इनडोर्स और आउटडोर्स, अगर मैं ऐसे वर्ड यूज कर दूं, तो ये होते हैं जी एडवर्ब। ठीक है, अब सेंटेंस देखो, हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए? यहाँ पे आगे कोई नाउन लिखा हुआ, इनडोर गेम, आउटडोर गेम, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं हुआ है ना। अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसा होता, अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसा होता, दिस इज एन आउटडोर्स गेम, तो गलत हो जाता, आउटडोर गेम कर देते। अब मुझे यहाँ पे प्ले वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए एक एडवर्ब चाहिए थी। इंडोर तो एडजेक्टिव होता है, तो फिर इसको काट के हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसको काट के हमें लिखना पड़ेगा इंडोर्स। क्लियर हुआ? ये एक इंडोर्स मतलब ये एक ऐसी गेम है जो इंडोर्स खेली जाती है। ये प्ले वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए है, ये एक ऐसी गेम है जो इंडोर्स खेली जाती है। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता ना, दिस इज एन इंडोर गेम, तब इंडोर ठीक हो जाता। क्लियर हुई इतनी बात? इसलिए कोई महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की इसको ज़रूरत नहीं है। बहुत कड़ाके की ठंड है बाहर, बहुत कड़ाके की ठंड है, इसलिए तुम्हें ऊनी कपड़े पहन लेने चाहिए। अब ये कोल्ड वर्ड क्या है? कोल्ड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगता है? एडवर्ब लगता है। बिटर, कड़वा, ये तो एडजेक्टिव होता है ना। तो यहाँ पे मुझे एक एडवर्ब चाहिए, बिटरली। बिटरली का मतलब एक तो होता है, जैसे बिटर का मतलब कड़वा होता है, बिटरली का मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए भी काम आता है बिटरली। आप डिक्शनरी में टाइप करोगे आपको मिलेगा। बिटरली कोल्ड का मतलब हुआ यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड, बहुत भयंकर ठंड। बिटरली कोल्ड इज इक्वल टू एक्सट्रीमली कोल्ड। नेक्स्ट पाइए, वो वॉयलेंट हो गया जब उन्होंने उसके छोटे भाई को मारा। वो वॉयलेंट हो गया जब उन्होंने उसको छोटे भाई को मारा। यहाँ गेट का मतलब कोई प्राप्त करना नहीं है, उसने कुछ प्राप्त नहीं किया। जैसे होता ना, आई गॉट द लेटर, मैंने लेटर को प्राप्त किया था, वो वाला मतलब नहीं है। यहाँ पे गेट का मतलब हो जाना है। सेंटेंस पढ़ते ही पता चल रहा आपको, तो फिर इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है, अगर ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो फिर यहाँ पे आपको वॉयलेंटली लिखना पड़ेगा। दोबारा ही लिख देता हूँ, मतलब वॉयलेंट लिखना पड़ेगा, वॉयलेंटली नहीं, वॉयलेंटली काट के वॉयलेंट लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? वह वॉयलेंट हो गया, वह वॉयलेंट हो गया जब जब उन्होंने उसके भाई को मारा। वॉयलेंटली काट के क्या कर देंगे? वॉयलेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आ रही है। यहाँ पे बिटर काट के बिटरली क्यों किया? क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए था, तो यहाँ पे बिटरली आएगा। बिटर एडजेक्टिव होता है, बिटरली एडवर्ब होता है। यहाँ पे इंडोर्स क्यों किया? क्योंकि ये प्ले वर्ब को क्वालिफाई करना था। जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। इंडोर आउटडोर एक एडजेक्टिव है, इंडोर आउटडोर्स एडवर्ब है। क्लियर हो गया? चलो जी, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर, डिट्टो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये 3 सेंटेंसेस और हैं। अब इनको भी रगड़ दो जल्दी से। हाँ जी, पहले सेकंड और थर्ड को देख लेते हैं। सूरज जो है, सूरज जो है वो चमक रहा था। सूरज चमक रहा था, कैसे चमक रहा था? ऐसे चमक रहा था उस दिन। सूरज उस दिन ऐसे चमक रहा था क्योंकि आसमान साफ था। ठीक है। दूसरे में लुक के 2 मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है किसी को देखना, और एक मतलब दिखाई पड़ना। पहली बात तो जब मतलब देखना होता है तो उसके साथ एट आता है। ठीक है, शी इज़ लुकिंग एट मी। और दूसरी बात, सूरज तो ऑब्वियसली किसी को देखेगा नहीं, सूरज किसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा। सूरज उस दिन लाल दिख रहा था, सूरज एकदम ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे इसका मतलब दिखाई पड़ना है। और जब इसका मतलब दिखाई पड़ना होता है तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, याद करो। जब लुक का मतलब दिखाई पड़ना होता है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है, हाँ के ना। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लगाए जाते हैं? एडजेक्टिव लगाए जाते हैं कि एडवर्ब लगाए जाते हैं?
एडजेक्टिव लगाए जाते हैं। तो इस केस में एडजेक्टिव यूज होगा, यानी यहाँ पे ब्राइट यूज होगा, ना कि ब्राइटली, क्योंकि ब्राइटली एक एडवर्ब है और ब्राइट एक एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत थी। चमकना ये एक्शन वर्ब है, हाँ कि ना, सूरज ऐसे चमक रहा था, ये वाली एक्शन वर्ब के अंडर में आएगी, तो यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए तो इस बार ब्राइटली आ जाएगा। बोलो जी, क्लियर हो गई। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, अब जरा इस सेंटेंस को देखो, ही सम एंग्री विद यू आफ्टर द इंसिडेंट दैट हैपेंड यस्टरडे। वो तुमसे कुछ नाराज है, वो तुमसे कुछ नाराज है उस इंसिडेंट के बाद से, जो कल इंसिडेंट हुआ ना, जो इंसिडेंट कल हुआ, तूने उसको गुस्से में ऐसे बोल दिया, तेरा कोई लेवल ही नहीं है यार, है, उसके बाद से वो तुमसे थोड़ा सा नाराज है। अब यहाँ पे दिक्कत ये कि एंग्री जो होता है, एंग्री ये एक एडजेक्टिव होता है। एंगर, एंगर नाउन है, एंगर, यू शुड कंट्रोल योर एंगर, ANGER, एंगर नाउन है, एंग्री एडजेक्टिव है, एंग्रीली एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत इसमें नहीं है, यहाँ पे दिक्कत इसमें नहीं है। ही इज एंग्री, ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, एंग्री एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इसमें है सम। सम तो जनरली एडजेक्टिव बनता है, सम तो जनरली एडजेक्टिव बनता है, और हमें इसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए कि वो थोड़ा नाराज है, वो तुमसे थोड़ा नाराज है ना, वो तुमसे कुछ नाराज है। सम का मतलब क्या होता है, कुछ होता है, तो हमें इसको क्वालिफाई कराने के लिए यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था, हाँ कि ना, तो हमने यहाँ पर एडजेक्टिव टॉप रखा है, तो फिर इसको कैसे सही करें, यहाँ पे इसको कैसे सही करें। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर एक काम करो, यहाँ पे ही इज़ वेरी एंग्री लिख दो। आपको नहीं लग रहा कि वेरी लिखने से मीनिंग चेंज हो रहा है? मैं कह रहा था वो कुछ नाराज़ है, वो कुछ नाराज़ है, तुमने कह दिया वेरी एंग्री लिख लो, एक्सट्रीमली एंग्री लिख लो, उनसे मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा? सोचो, यहाँ पे हमें ऐसा एडवर्ब चाहिए, यहाँ हमें ऐसा एडवर्ब चाहिए जो मीनिंग को चेंज ना करे। पहले मीनिंग है वो कुछ नाराज़ है तुमसे, वो कुछ नाराज़ है तुमसे, तो ऐसा मीनिंग देने वाली यहाँ एडवर्ब क्या हो सकती है? यहाँ पे तीन चीजें आ सकती हैं। सबसे बढ़िया तो रहेगा यहाँ पे समवट। समवट एक एडवर्ब होती है जिसका मतलब होता है थोड़ा। ही समवट एंग्री, वो थोड़ा सा नाराज है तुमसे, वो कुछ कुछ नाराज है तुमसे। या फिर अ लिटल भी एडवर्ब की तरह से भी काम करता है। अ लिटल एडजेक्टिव भी होता है, अ लिटल एडजेक्टिव भी होता है, और अ लिटल एडवर्ब भी होता है, ठीक है। आई नो हिम अ लिटल, मतलब मैं उसे थोड़ा जानता हूं, एडवर्ब भी बन सकता है ये। तो ही इज अ लिटल एंग्री, वो थोड़ा सा गुस्से में है। या फिर ही इज अ बिट एंग्री, ही इज अ बिट एंग्री, ये भी एडवर्ब की तरह से काम कर लेता है। आप तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। अब सवाल, तर तीनों ऑप्शन में आ गए तो तौनता लदाएंगे? नहीं आएंगे तीनों ऑप्शन में मुन्ना, तीनों ठीक हैं, नहीं आएंगे तीनों ऑप्शन में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अब मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ सम्मट लिखवा के छोड़ देता, फिर तुम में से कई आते, वो व्हाट्सएप डाउट नंबर भर देते तुम, सर वहाँ पर अ लिटल नहीं आ सकता क्या, सर अ बिट नहीं आ सकता क्या? इसलिए लिख दिया है कि भैया यहाँ पे आप इस सम को काट के ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वाइट, ही इज क्वाइट एंग्री, क्वाइट में थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज ग्रामेटिकली वो भी चल जाएगा, इसको कम प्रेफर करना। काफ़ी बच्चे अब जैसे लिखेंगे ही इज क्वाइट एंग्री, तो क्वाइट में क्या होता है, थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड जाते हो आप, है ना। यहाँ पे कुछ वाला मीनिंग देना था, लेकिन ग्रामेटिकली ये भी चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग सेम रखना हो और एडवर्ब लगानी हो तो फिर ये तीन वर्ड आएंगे। क्वाइट ग्रामेटिकली ठीक है, जैसे वेरी भी आ सकता है ना, यहाँ पे ही इज वेरी एंग्री, आ तो यहाँ पे एक्सट्रीमली भी सकता है, तो क्वाइट जो है वो मीडियम से हल्का सा ऊपर वाली साइड पे जाता है, ही इज क्वाइट एंग्री, मतलब वो ठीक ठाक एंग्री है, ठीक ठाक गुस्सा है वो, तो उससे चल जाएगा ग्रामेटिकली, लेकिन मीनिंग वाइज, ग्रामर वाइज ये तीनों बेस्ट है। क्लियर हो गया जी? उम्मीद करता हूं कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर मैंने देखे जो हैं, अब जब आप प्रैक्टिस इसकी करेंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूंगा, ज़्यादातर सवाल इसी चीज़ पर बेस्ड आते हैं कि एडजेक्टिव लगना था एडवर्ब टॉप दिया, एडवर्ब लगना था एडजेक्टिव टॉप दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडवर्ब चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, अभी तो 2 दिन चलेगा, आज का दिन कल का दिन, लेकिन मेनली सवाल आपको इसी चीज़ पर बेस्ड आपको नज़र आएंगे। नेक्स्ट बात है, ये वाला सेंटेंस याद है आपको? एक बार देखना जरा, एक बार ये फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखना जरा।
हाँ जी। कुछ याद आ रहा है ये? जब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है ना, बच्चा एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब मैंने ये सेंटेंस कराया था आपको कि बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं वही वर्ड एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं और वही वर्ड एडवर्ब का भी काम कर लेते हैं। कुछ याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बोल्ड रियली फास्ट। द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बोल्ड रियली फास्ट, वो जो फास्ट बॉलर था पाकिस्तान का, शायद मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा था, वो जो फास्ट बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, उसने बड़ी तेज गेंद फेंकी। हाँ के ना? कुछ ऐसा सेंटेंस याद है? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, उसी चीज़ पर बेस्ड अब ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं भाई, चाहे आपको एडजेक्टिव बनाना हो चाहे एडवर्ब बनाना हो, चाहे आपको एडजेक्टिव बनाना चाहे एडवर्ब बनाना, इनकी स्पेलिंग सेम ही लिखना। यानी चाहे आपको, चाहे ये फास्ट जो है ना, यही वर्ड एडजेक्टिव बनेगा और यही वर्ड एडवर्ब बनेगा, कोई अलग वर्ड नहीं आएगा। फास्टली जैसा कोई वर्ड है नहीं। सेम ऐसे ही ये जो स्ट्रेट है ना, सीधा, ये जो वर्ड है स्ट्रेट, एडवर्ब भी बन सकता है और एडजेक्टिव भी बन सकता है। स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हार्ड में हो सकती है, क्योंकि मैं कहूँगा कि हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होगा। हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो हार्डली वर्ड सुन रखा है। हाँ जी, होता है हार्डली वर्ड, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। सुनिए जरा, हार्ड जब एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब होता है टफ, सख्त, कड़ा। हाँ कि ना? हार्ड सरफेस, ये बड़ा हार्ड सरफेस है। और जब ये एडवर्ब होता है तब इसका मतलब होता है विद एफर्ट्स, मेहनत से या जोर से। दे हिट हिम हार्ड, उन्होंने उसको जोर से मारा। ही स्टडीड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत करी। जब ये एडवर्ब होता है तब इसका मतलब होता है मेहनत से या जोर से। ठीक है? लेकिन ये जो हार्डली है, इसका बिल्कुल ही डिफरेंट मतलब है। इसका मतलब है ना के बराबर। आई हार्डली नो हिम, मैं उसको बिल्कुल ना के बराबर जानता हूं। इसका मतलब होता है ना के बराबर। आई हार्डली नो हिम, मैं उसको बिल्कुल ना के बराबर ही जानता हूं। ये ध्यान रखना, फिर से देख लो क्या कहना चाहता हूं। फास्ट जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों बन जाएगा, फास्टली जैसा कोई वर्ड है नहीं। ठीक है? मैं एक बार फिर बता दूं, डिक्शनरी जो है, एक मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, मेरी कोई भी यूट्यूब की वीडियो चलाओगे उसके डिस्क्रिप्शन में लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छी डिक्शनरी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा उसका फुल वाला वर्जन है, उसमें हर एक पे सेंटेंसेस भी दिए हैं, ऑडियो प्ले करने का ऑप्शन भी है कि वर्ड की आप प्रोनाउंसिएशन देखना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, उसको देख लीजिए। ठीक है? उसका पहले पुराना वाला वर्जन कुछ फ़ोन में नहीं चलता था, अभी मेरे को एक बच्चे ने भेजा था उसका नए वाले का वर्जन, तो वो वाला लिंक मैंने अब डाल दिया है। मैक्सिमम फ़ोन में अब वो चल जाता है। अगर वो ना चले तो फिर उसके बाद आप प्ले स्टोर वगैरह से ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलिंस एडवांस लर्नर बहुत अच्छी डिक्शनरी है। मरियम वेबस्टर अगर किसी के फ़ोन में है तो क्लास को रोक के बीच में उसको अनइंस्टॉल करें, उससे घटिया डिक्शनरी ना बनी है ना बनेगी। अगर किसी के फ़ोन में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, में बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्लास को यहीं रोक के पहले उसको अनइंस्टॉल करके आओ और फिर क्लास चलाओ। इतनी घटिया डिक्शनरी है जिसकी कोई हद नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड में टाइप करो फास्टली आएगा नो वर्ड फाउंड, कॉलिंस में टाइप करो नो वर्ड फाउंड, कैम्ब्रिज में टाइप करो नो वर्ड फाउंड, लॉन्गमैन में टाइप करो नो वर्ड फाउंड, मरियम वेबस्टर में कर दो। यस, होता है, एडवर्ब होता है। सारे ग्रामर की सत्यानाश करवानी हो तो मरियम वेबस्टर डाल लो। तो भैया फास्ट वर्ड जो है, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं है। फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है। स्ट्रेट ही एडजेक्टिव है, स्ट्रेट ही एडवर्ब है। हार्ड के अंदर हार्डली वर्ड होता है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। उसका ऐसा मत सोचना जैसे बच्चे को पता क्या लगता है, नाइस नाइसली, ब्रेव ब्रेवली, स्वीट स्वीटली, तो हार्ड हार्डली। लेकिन ये जो हार्डली भाई ये बिल्कुल अलग है, दुनिया ही अलग है इसकी, इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सेम बात लेट की है। लेट एडजेक्टिव भी होता है, लेट एडवर्ब भी होता है। जैसे टीचर कहते हैं ना लेट कमर्स, लेट आने वाले, कमर्स वहाँ पे नाउन है, लेट कमर्स लेट आने वाले, वो लेट एडजेक्टिव हो गया। यू केम लेट, तुम लेट आए, ये लेट एडवर्ब हो गया। और एक वर्ड होता है लेटली, उसका मीनिंग ही बिल्कुल अलग है।
लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। मैं ये नहीं कह रहा लेटली वर्ड होता नहीं है, उसका मीनिंग ही बिल्कुल अलग है। ये जो लेट आपको दिख रहा है ये एडजेक्टिव भी बन जाता है, एडवर्ब भी बन जाता है। सेम ऐसे ही जो डेली, वीकली, मंथली, इनको देख लो। अगर मैं लिखूं ये मेरा डेली रूटीन है, ये मेरा डेली रूटीन है, ये मेरी डेली एक्टिविटी है, हाँ के ना। डेली क्लासेस, रोज होने वाली क्लासेस, तो डेली वर्ड को कैसे यूज में ले रहा हूं मैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज में ले रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं आई गो देयर डेली, तो अब ये डेली क्या हो गया, अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। ठीक है, आपको जो मतलब यही सेम स्पेलिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों काम कर सकती है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब ये कुछ सवाल है, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं कराता हूं। बिल्कुल इजी है, इस सेंटेंस को तोड़ो, इस सेंटेंस को तोड़ो और फिर आगे बताओ कि कहां पे क्या आएगा। करो ट्राई। हाँ जी, बॉलर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फास्ट क्या हो गया, यहाँ पर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। कैसा गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है। राइट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर, मीडियम पेस बॉलर, हाँ के ना। फास्ट बॉलर, तेज गेंदबाज। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ये सारी बातें आप वैसे सीख भी गए होंगे कि ये दोनों मिलकर एडजेक्टिवल फ्रेज बना रहे हैं बॉलर के लिए। कौन सा बॉलर, पाकिस्तान का बॉलर, इंडिया का बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर। द फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया, द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, द फास्ट बॉलर फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो फ्रॉम प्लस पाकिस्तान ने क्या किया, बॉलर के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज बना दिया। अब ये सारी बातें आपको दिखने लगेंगी, हालांकि मैंने पूछा नहीं है। फ्रेज क्लॉज जब मैं पूछूं या कोई पूछे तभी बताना। ये वैसे बता रहा हूँ कि पहले शुरुआत में जब आप नए नए आए थे तो आपको नहीं दिखती थी ये चीज़ें, अब आपको चीज़ें दिखने लग गई होंगी। बोल्ड क्या बन गया, वर्ब बन गया। कैसे गेंद फेंकी उसने, बड़ी तेज गेंद फेंकी, तो यहाँ पे मुझे एडवर्ब चाहिए था। तो फिर वही बात कि फास्ट ही एडजेक्टिव बनेगा, फास्ट ही एडवर्ब बनेगा, फास्टली जैसा वर्ड कोई भाई है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें फास्टली ना लिख के फास्ट लिखना चाहिए, जो एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करेगा। क्लियर हुआ। और ये जो रियली है ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने वाला एडवर्ब बनेगा, कौन सा, डिग्री वाला। क्लियर होगी इतनी बात। इस पे आइए, अब टीचर क्या कह रहा है, टीचर कह रहा है बच्चों को सीधे जाओ और जाके एक सीधी लाइन बना लो। सुबह प्रेयर वेरेयर में नहीं जाते थे, सीधे जाओ और जाके एक सीधी लाइन बना लो। तो यहाँ पे गो हो गई आपकी वर्ब, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट है इसका। वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत हो जाए, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के काम आए, कुछ याद आ गया। इसका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, इसका सब्जेक्ट जो है लिखा नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है, यू। कुछ याद आया। अच्छा, सीधे जाओ और जाकर एक सीधी लाइन बना लो। अब इससे आप इसको क्वालिफाई कराना चाहते हो, यहाँ पे आप बनाना चाहते हो एक एडवर्ब, कौन सा, मैनर वाला। कैसे जाओ, सीधे सीधे जाओ, लेकिन स्ट्रेट ही एडजेक्टिव है और स्ट्रेट ही एडवर्ब है, स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। तो हमें इसको काट के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रेट लिखना पड़ेगा। एंड कंजंक्शन है, फॉर्म वर्ब है, बना लो, है ना। तो ये जो गो है, गो और फॉर्म दोनों इंपेरेटिव है, गो और फॉर्म दोनों इंपेरेटिव वर्ब हैं, दोनों का अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है, यू है। अच्छा, क्या बना लो, लाइन बना लो। कैसी लाइन बना लो, सीधी लाइन बना लो। ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। देखो शेप बता रहा है इसकी, कैसी लाइन, सीधी लाइन। मेरी बात आ रही है समझ में। तो फिर से वही फंडा जैसे इसके अंदर है,
फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है, यहाँ पे स्ट्रेट ही एडजेक्टिव है, स्ट्रेट ही एडवर्ब है, इतनी सी बात है। चलो अब इन दोनों को करके दिखाओ जरा एक बार जल्दी से। इन दोनों को करके दिखाओ जरा एक बार जल्दी से। हाँ जी, पहले नीचे वाला कर लेते हैं, आसान है। दे हिट हिम रियली हार्डली विद अ हार्ड बैट, उन्होंने उसको बहुत जोर से मारा एक हार्ड बैट से, ठीक है। दे सब्जेक्ट हो गया, हिट वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है रियली लगा हुआ है, रियली इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, रियली इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। रियली के साथ हार्डली कैसे आ सकता है? हार्डली का तो मतलब ना के बराबर है, हार्डली का तो मतलब ना के बराबर है। और एक और चीज़ आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, अभी जैसे आज एडवर्ब होगा ना, कल वाले एडवर्ब में पता क्या होगा? अच्छा, हार्ड और हार्डली दोनों एडवर्ब बन सकते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है? लेट लेटली दोनों एडवर्ब बन सकते हैं, क्या फ़र्क होता है? वेरी और मच में क्या फ़र्क होता है? वेरी और टू में क्या फ़र्क होता है? ऐसे कल की क्लास में काफ़ी आएंगे, वहाँ पे भी बताऊंगा कि ये जो हार्डली वर्ड है ना, इसकी पोजीशन होती है वर्ब से पहले। आई हार्डली नो हिम, ही हार्डली स्टडीज़, वह ना के बराबर पढ़ता है, मैं उसे ना के बराबर जानता हूँ। हार्डली एडवर्ब बनता भी है ना, हार्डली एडवर्ब बनता है तो वो आता है वर्ब से पहले, और हार्ड आता है वर्ब के बाद। दे हिट हिम हार्ड, ही स्टडीड हार्ड। पोजीशन से भी चेक कर सकते हो और मीनिंग से तो साफ साफ दिख ही रहा ना यार। एक हार्ड बैट से ना के बराबर कैसे मारोगे? रियली भी दे रखा है, चलो मैं मान भी लेता कि एक सख्त सा बैट लेके ई, मैं मान भी लेता कि चलो तुमने ऐसे मारा है, लेकिन फिर ये रियली क्यों लगा हुआ है? इससे पता चल रहा है ना कि भाई जोर से ही मारा होगा, और पोजीशन से ही पता चल रहा है, मीनिंग से पता चल रहा है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हार्ड आएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका एडवर्ब मैनर वाला, और ये इसके लिए बनेगा एडवर्ब डिग्री वाला, विद प्रीपोजिशन है। बैट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये इसको क्वालिफाई करने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, अब ये ऊपर वाले पे आ जाइए। इसका मैं आपको फंडा बता देता हूँ, आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो एवरी और डे को अगर मैं स्पेस दे के लिख देता हूँ, एवरी और डे को अगर मैं स्पेस लेके लिख देता हूँ, तो ये माना जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो आप लिखते हो ना, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, हर रोज वाला, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, हर रोज जाती हैं मंदिर, तो वो ये वाला है। और अगर मैं एवरी और डे को बिना स्पेस दिए सीधा लिख दूँ, अगर मैं इनको दो अलग अलग वर्ड ना बनाऊं, ऐसे लिख दूं, तो ये होता है जी एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा ये मेरा डेली रूटीन है ना, ये मेरा डेली रूटीन है, ये मेरी डेली एक्टिविटी है। ऐसे ही ये मेरा एवरीडे रूटीन है, ये मेरे लिए एवरीडे टास्क है। ऐसे ही एवरीडे मैगजीन, रोज आने वाली मैगजीन। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर आपको नाउन को क्वालिफाई कराना है, एडजेक्टिव बनाना है, तो ये यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बतानी है तो ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है? मेरे दादाजी पढ़ते हैं एक दैनिक पत्रिका, हर रोज आने वाली पत्रिका। और कब पढ़ते हैं उसको? हर रोज पढ़ते हैं, हाँ के ना? तो यहाँ पे सब्जेक्ट माई क्या हो गया? माई हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। रीड्स हो गया वर्ब, क्या पढ़ते हैं? मैगजीन पढ़ते हैं। अच्छा, कैसी मैगजीन है? मैगजीन की विशेषता बतानी है, नाउन की विशेषता बतानी है, तो एडजेक्टिव उससे पहले लगेगा, है ना? तो यहाँ पे तो मुझे चाहिए था एक एडजेक्टिव, यहाँ मुझे चाहिए था एक एडजेक्टिव। और कब पढ़ते हैं? हर रोज पढ़ते हैं। यहाँ मुझे चाहिए था एक एडवर्ब, हाँ के ना? तो यहाँ एडजेक्टिव आना चाहिए था, यहाँ एडवर्ब आना चाहिए था, यानी यहाँ पे बिना स्पेस वाला आना चाहिए था, और यहाँ स्पेस वाला आना चाहिए था। क्लियर हो गया?
अब ये एक ही सेंटेंस के अंदर समझाने के लिए लिख दिए हैं, ऐसे मत सोचना सर ये अलग अलग पार्ट में हो गए तो एरर कौन से पार्ट में मार्क कर लेंगे। समझ गए ना कि समझाने के लिए लिखा है, या तो इधर गलती आएगी या इधर गलती आएगी। ये जानबूझ के ऐसा सेंटेंस बना है ताकि आपको एक ही सेंटेंस से बात क्लियर हो जाए। क्लियर हो इतनी बात। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है कि सर अगर हर रोज आने वाली मैगजीन है, मेरे दादाजी पढ़ते हैं एक दैनिक पत्रिका, हर रोज आने वाली पत्रिका, तो वो हर रोज ही पढ़ी जाएगी ना, ये सुपरफ्लोस नहीं हो जाएगा। हो सकता है किसी के माइंड में डाउट आ जाए। लेकिन जरा मुझे एक बात बताओ, अखबार तो घर पे रोज आता है ना, वो डेली न्यूज़पेपर है ना, रोज आने वाला न्यूज़पेपर है वो, क्या तुम उसको रोज पढ़ते थे? बचपन कह लो या थोड़ी थोड़ी जब जवानी फूटने लगी थी, तो वो संडे वाला अखबार नहीं पढ़ते थे जिसमें अच्छी वाली फोटो आती थी, चिकना वाला कागज रहता था, है? तो तुम एक रोज आने वाले अखबार को हफ्ते में एक बार पढ़ते थे, यानी अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो यू यूज टू रीड, तुम पढ़ा करते थे एक डेली न्यूज़पेपर को वीकली, हफ्ते में एक बार, हाँ कि ना? ऐसे ही बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खास करके करंट अफेयर वगैरह की ऐसी मैगजीन आती हैं जो मंथ में एक बार आती हैं, मंथली एडिशन आते हैं ना उनके, मंथ में एक बार आ रहा है, लेकिन तुम उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है ना कि चीज महीने में एक बार आए और उसको तुम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, या फिर चीज तो रोज आ रही है लेकिन पढ़ते तुम उसको हफ्ते में एक ही बार हो, हाँ कि ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुपरफ्लस हो गया, ऐसा कुछ नहीं कि सुपरफ्लस हो गया। स्पेशली मेंशन किया जा रहा है कि अखबार हर रोज आने वाला है और दादाजी उसको हर रोज पढ़ते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट पे जाइए। अब भैया कुछ याद करने वाले रूल होते हैं, लो जी आ गया। जैसे प्रोनाउन चैप्टर में हमने, इनको बोलते हैं बच्चे कन्वेंशन के रूल। जैसे प्रोनाउन चैप्टर में याद है 231 123 वाला, कि नॉर्मल सेंटेंस होगा तो 231, है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और कुछ गलत काम किया हो, सॉरी, गिल्ट, कोई गलत चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उस केस में क्या आ जाएगा 123। ऐसे एडजेक्टिव चैप्टर का वो रूल याद है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस, ओपिनियन, साइज, ए, शेप, कलर वाला, कुछ याद आया? ऐसे ही मैं आपको एडवर्ब की आज कुछ पोजीशन बता रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था बेसिक के अंदर अभी खाली एडवर्ब को पहचानना सीख लो। आप देख रहे थे बेसिक में, जब अपना बेसिक्स चल रहे थे, एडवर्ब कभी वर्ब से पहले आ रही है, कभी वर्ब के बाद आ रही है, कभी सेंटेंस के एंड में जा रही है। कौन सी एडवर्ब कहाँ लगती है मैंने कहा था एडवर्ब चैप्टर में बताऊंगा। आओ अब एक एक करके उनको जान लेते हैं। जानबूझ के मैंने ये जो रट्टे वाले रूल है ना ऐसे कर दिया, जैसे एक दो लॉजिक वाले डाल दिए, फिर एक रट्टे वाला डाल दिया, फिर एक दो लॉजिक वाले डाल दिए, फिर एक रट्टे वाला डाल दिया, ताकि बोरियत फील ना हो। ठीक वैसे अपने को हर एडवर्ब की पोजीशन याद करनी। पोजीशन ऑफ एडवर्ब मैनर, एडवर्ब मैनर कहाँ लगेगा? अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब हुई, अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब हुई यानी अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो ये आएगा जी आफ्टर द मेन वर्ब। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब हुई यानी उसके पास ऑब्जेक्ट है, यानी उसके पास अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट कोई नाउन क्लॉज बना दिया, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उस केस में आएगा वर्ब से पहले। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, इन ट्रांजिटिव के केस में वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव के केस में ऑब्जेक्ट के बाद। ट्रांजिटिव है लेकिन पूरा नाउन क्लॉज ही ऑब्जेक्ट के रूप में धर दिया आपने, तो उसमें क्या होता है, अभी आपको बताऊंगा कि ये वाली बात क्यों बोली। ट्रांजिटिव होने के बावजूद इसको वर्ब से पहले ले जाना पड़ता है। क्यों ले जाना पड़ता है? नाउन क्लॉज में ऐसा क्या हो जाता है, सेंटेंस से और अच्छा समझ में आएगा। आओ देखते हैं। इन चारों सेंटेंसेस को एक बार आप अपने आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूं। इन चारों सेंटेंसेस को एक बार आप अपने आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूं।
हाँ जी, कर लिया, आसान था। इंडियन सोल्जर्स ब्रेवली फॉट अगेंस्ट द एनिमीज। भारतीय सोल्जर शत्रुओं के खिलाफ बड़ा बहादुरी से लड़े थे। सोल्जर से सब्जेक्ट हो गया, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। सर इंडियन सोल्जर्स पूरे को सब्जेक्ट नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो यार, अगर ऐसे तोड़ना हो सब्जेक्ट वर्ब, सिर्फ इतना तोड़ना हो, एक एक वर्ड को अलग अलग नहीं तोड़ना हो, तो इंडियन सोल्जर्स पूरा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, है ना। अगर बिल्कुल एक एक वर्ड को अलग तोड़ोगे तो फिर इंडियन एडजेक्टिव माना जाएगा, सोल्जर सब्जेक्ट माना जाएगा। डिपेंड करता है कि कितना तोड़ना चाहते हो। अच्छा जी, फॉट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे ये अगेंस्ट का फॉट से लेना देना नहीं है, अगेंस्ट का लेना देना है प्रीपोजिशन से। तो इस लॉजिक से फॉट और के पास ऑब्जेक्ट नहीं बचा, यानी ये इंट्रांजिटिव हो गई। इंट्रांजिटिव में जो आपका एडवर्ब मैनर है, इन ट्रांजिटिव में जो आपका एडवर्ब है मैनर वाला, वो कहाँ जाता है? वो जाता है वर्ब के बाद, यानी ये कहाँ जाएगा? यहाँ चला जाए। कैसे हो जाएगा सेंटेंस? इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। क्लियर हो गया? ऐसे इसको देखिए, ही आंसर्ड ऑनेस्टली ऑल द क्वेश्चंस। ही सब्जेक्ट हो गया, आंसर्ड वर्ब हो गया, है ना। क्या आंसर कर दिया उसने? क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ए एन द आर्टिकल होते हैं, आपको पता ही। अब ये वाली वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब के केस में कहाँ जाता है एडवर्ब मैनर? ट्रांजिटिव वर्ब के केस में कहाँ जाता है एडवर्ब मैनर? ऑब्जेक्ट के बाद जाता है, तो यहाँ जाएगा। एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, ट्रांजिटिव के केस में, ट्रांजिटिव के केस में अगर इंटेंसिटी आपको बढ़ानी हो तो इसको इधर भी लिख देते हैं। ये यहाँ मतलब वर्ब से पहले भी गलत नहीं माना जाता। अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूँ ना, ही ऑनेस्टली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, या ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, ऑनेस्टली दोनों चल जाएंगे। ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। हालांकि ऐसा कभी पेपर में आएगा नहीं कि ये दोनों पोजीशन लगा के दे दे और आपसे पूछे कौन सा बेटर है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो फिर लास्ट में लिखना बेटर माना जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों चल जाएंगे। पर फिर से देखिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब के केस में तो गया वर्ब के बाद, इन ट्रांजिटिव में गया। ये याद ही करना भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई चारा नहीं है, कन्वेंशन की बात है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, ही बॉट अ वेरी बिग हाउस। ही बॉट अ वेरी बिग हाउस, ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, बिग एडजेक्टिव है, हाउस ऑब्जेक्ट है बॉट वर्ब का। क्या इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ही बॉट अ हाउस बिग वेरी। ऐसे लिख सकते हैं क्या? ही बॉट अ बिग वेरी हाउस, या ऐसा हाउस ही बॉट वेरी बिग। नहीं लिख सकते ना। एक सेट पैटर्न बनाया हुआ है कि अच्छा सब्जेक्ट लिख ली, फिर वर्ब लिख लिया, उसका जो ऑब्जेक्ट है नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, उससे पहले एडवर्ब आ गई, हाँ कि ना। तो वही बात है, ये कोई ग्रामर की बात नहीं है, कन्वेंशन की बात है कि अगर भैया ये वाली टाइप की एडवर्ब लिखनी है तो सेंटेंस में यहाँ लिखी जाती है। इसके कोई लॉजिक्स नहीं है, प्योर कन्वेंशन की बात है कि ये चीज़ ऐसे लिखी जाती है। तो वही बात हो गई। अब अगर इसका लॉजिक पूछोगे तो अगर मैं कहूँ कि राहुल स्कूल जाता है को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है स्कूल जाता राहुल, ऐसे लिख लिया करो फिर सेंटेंस को। दिक्कत क्या है? या फिर ऐसे लिख लिया करो, जाता स्कूल राहुल है, क्या दिक्कत है? तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा ना सर, हर एक लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को लिखने का एक सेट पैटर्न होता है कि भैया इसको इस फ्लो में लिखेंगे। तो ये कोई ग्रामर की बात नहीं, ये कोई ग्रामर की बात नहीं, प्योर कन्वेंशन की बात है कि इसको इस पोजीशन पर लिखना है। जिनके लॉजिक्स हैं उनके आपको जरूर दिए जाएंगे। जो भैया अपनी 5% की डील खुली हुई है ना, 95% को लॉजिकल बना दूंगा, ग्रामर के बेस पे, मीनिंग के बेस पे, कुछ ना कुछ आपको उस कॉन्सेप्ट का मैं तर्क दूंगा कि यहाँ पे ये क्यों आया है। ठीक है, 5% आपको याद करने पड़ेंगे, ये उसी कैटेगरी का है। क्लियर? अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हुई तो एडवर्ब वो मैनर लगेगा वर्ब के बाद। अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट के बाद भी ठीक है और वर्ब से पहले भी ठीक है। ठीक, अब इस सेंटेंस को एक बार लास्ट वाला पहले बता देता हूं, फिर इस पे लौट के आएंगे। मिस्टर शर्मा बहुत ही मीठा गाते हैं, इसलिए हर कोई उनकी तारीफ करता है। तो सिंग वर्ब कैसी है? यहाँ पे इन ट्रांजिटिव है, सिंग सॉन्ग भजन कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये इन ट्रांजिटिव है। इन ट्रांजिटिव में एडवर्ब मैनर कहाँ जाता है? वर्ब के बाद। इन ट्रांजिटिव में एडवर्ब मैनर कहाँ जाता है? वर्ब के बाद जाता है, हाँ कि ना। तो मिस्टर शर्मा सिंग्स, अब वेरी भी साथ ही रखना पड़ेगा इसके, ऐसा तो है नहीं कि वेरी को छोड़ देंगे। अब वेरी अगर स्वीटली के लिए आया है तो ऐसा तो कर नहीं देंगे कि वेरी को उधर ही छोड़ दें, हाँ कि ना।
तो वेरी और स्वीटली दोनों को ही हमें साथ में उठाकर यहां पर ले जाना पड़ेगा। क्लियर हुई मेरी बात? अब ये वाले सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूं, उससे पहले एक बार मैं फिर आपको समय देना चाहता हूं कि इस सेंटेंस को आप तोड़ के भी दिखाओ। जिसने इस सेंटेंस को बिल्कुल सही तोड़ा, अभी मैं जब ब्रेक कराऊंगा अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आपने तोड़ा है तो समझ जाना कि जितना अभी तक कोर्स हुआ है आपको क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आया है। ठीक है, कोशिश करो। ठीक है, मतलब जिसका भी ये सही एकदम ब्रेक हो जाए ना, वो वाला बच्चा है जिसको मतलब ये समझ लेना कि मैंने ऐसे पीठ थपथपाई है, शाबाशी दी है तुम्हें, अगर सही ब्रेक हुआ तो। बिल्कुल पूरा ब्रेक करना, अच्छा ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये काम कर रहा है, सब कुछ बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ाओ एक बार। पूरे 2 मिनट का टाइम ले लो, लेकिन करो इसको एक बार। चलो जी, आ जाओ। ये सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन्ड वर्ब है, उसने एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था? उसने एक्सप्लेन किया था जो वो मेरे बारे में कहना चाहती थी, ना, उस चीज़ को उसने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया था, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, ये जो वट है अगर आपको याद हो तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, नाउन क्लॉज बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज बन रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है? ये नाउन क्लॉज बन रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। किस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये? ये ऑब्जेक्ट है एक्सप्लेन वर्ब का। ये ऑब्जेक्ट है किसका? एक्सप्लेन का। हाँ क्या ना? ये जो एक्सप्लेन्ड वर्ब दे रखी है ये उसके ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ही एक्सप्लेन्ड व्हाट, उसने क्या एक्सप्लेन किया? उसने एक्सप्लेन किया जो वो मेरे बारे में कहना चाहती थी, उस चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब इसको आगे तोड़ते हैं, इस वाले क्लॉज को भी तो आगे तोड़ सकते हैं अपन। ही सब्जेक्ट हो गया, वांटेड वर्ब हो गया, शी वांटेड व्हाट? शी वांटेड टू से। ये जो इन्फिनेटिव है ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। हाँ क्या ना? ये जो टू से है ये इन्फिनेटिव है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। वांट वर्ब के किसका ऑब्जेक्ट है? ये वांट वर्ब का। अबाउट प्रीपोजिशन है और ये मीन्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर होगी इतनी बात? लेकिन अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है। वांट वर्ब का सब्जेक्ट तो शी है, वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट टू से है, तो फिर इसको क्या बनाओगे? ये भैया इस वर्ब का नहीं है, इसका बनेगा। कुछ याद आ रहा है? जरूरी नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट में वर्ब का ही बने, कई बार प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हुए भी देखा हमने उसको। हाँ के ना? तो यहाँ पे व्हाट शी वांटेड टू से, वांटेड व्हाट? टू से व्हाट। ये जो व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन है, और ये ऑब्जेक्ट किसका है पता है? ये ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनेटिव का, क्योंकि इन्फिनेटिव सेमी वर्ब होता है, अर्ध वर्ब होता है। ये जो टू से इन्फिनेटिव है ना, इसका ऑब्जेक्ट है ये व्हाट। मेरी बात आई समझ में? शी एक्सप्लेन्ड,
क्या एक्सप्लेन किया उसने, व्हाट शी वांटेड टू से अबाउट मी, ये पूरा का पूरा क्लॉज एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें जो व्हाट है वो क्या काम कर रहा है, ये वांटेड का ऑब्जेक्ट नहीं है, शी वांटेड व्हाट नहीं, वांटेड टू से व्हाट, ये टू से का ऑब्जेक्ट है ये व्हाट। मेरी बात आई समझ? जिसने भाई इसको ये बात सोच ली कि ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो आप में से ये बात सोच पाया कि इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बन रहा है, मेरी तरफ से शाबाशी आपके लिए, एकदम जिसको बोलते हैं ना क्रीम बालक, क्रीम बालक वो हो तुम, ठीक है। जिनसे नहीं हो पाया आप भी डिमोरलाइज मत हो, लेकिन कोई कुछ एक्स्ट्रा अगर करता है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर चीजें जान पाता है या दिमाग लगा पाता है तो शाबाशी तो देखो उसके लिए बनती है ना। आप भी कर पाएंगे, थोड़ा टाइम बाद कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने आज ही कर लिया कि ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनेगा ये वर्ड, उनके लिए शाबाशी है। चलो अब ये क्लियरली क्या बन गया, क्लियरली बन गया आपका एडवर्ब कौन सा, मैनर वाला, कि उसने एक्सप्लेन कर दिया बड़ा क्लियरली, उसने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जो वो कहना चाहती थी। अब देखो दिक्कत क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब के केस में, ट्रांजिटिव वर्ब के केस में इसको ऑब्जेक्ट के बाद लेके जाते हैं। अब एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये पूरा का पूरा क्लोज है, एक्सप्लेन वर्ब का तो ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लोज है। अगर मैं उस लॉजिक से क्लियरली को उठा के यहाँ ले जाऊं तो दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये कि क्लियरली आया था एक्सप्लेन के लिए, उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा लिख दूंगा शी एक्सप्लेन्ड व्हाट शी वांटेड टू से अबाउट मी क्लियरली, तो वो जो क्लियरली ने काम करना था वो काम ही खत्म हो गया इतना दूर लिखने की वजह से। दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि क्लियरली एडवर्ब अगर मैं लास्ट में लिख दूंगा तो सुनने वाला कंफ्यूज हो सकता है, पढ़ने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि वो क्लियरली कहीं मैंने टू से के लिए तो नहीं बोला, टू से क्लियरली, कहीं वांट के लिए तो नहीं बोला, वांटेड क्लियरली, कंफ्यूजन हो सकती है। क्योंकि अगर अगर क्लॉज है तो क्लॉज में वर्ब भी होगी ना, क्लॉज में वर्ब होगी और ये एडवर्ब है, तो हो सकता है ना कि रीडर और लिसनर कंफ्यूज हो जाए कि ये क्लियरली एक्सप्लेन के लिए ना आके इनमें से किसी वर्ब के लिए आया है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, सेंटेंस में मीनिंग की क्लैरिटी रखने के लिए, अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट पूरा नाउन क्लॉज बन रहा होता है तो उस केस में एडवर्ब मैनर को वर्ब से पहले लिख देते हैं। जैसे देख लीजिए क्या कहा मैंने, सिंपल कन्वेंशन की बात है, इन ट्रांजिटिव में वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के बाद, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है जैसे एक दो वर्ड का ही है उस केस में ऑब्जेक्ट के बाद, वैसे वर्ब से पहले भी लिख सकते हो लेकिन प्रेफरेंस की बात है तो ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन अगर नाउन क्लॉज को ऑब्जेक्ट बना रखा है तो वर्ब से पहले लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव था वर्ब के बाद, यहाँ पे ट्रांजिटिव था यानी ऑब्जेक्ट था, तो या तो ऑब्जेक्ट के बाद या फिर वर्ब से पहले भी चल सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रांजिटिव था तो वर्ब के बाद, यहाँ पे क्या हुआ, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बन गया। अब नाउन क्लॉज क्लॉज है तो ऑब्वियसली उसमें वर्ब है। अगर मैं इस केस में इसको उठा के आगे लिखूंगा, पहली बात तो मीनिंग खत्म इतनी दूर लिखने की वजह से, दूसरी बात इसमें वर्ब है ना, तो सुनने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि ये क्लियरली इस वर्ब के लिए तो नहीं है, इसके लिए तो नहीं है, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे, वर्ब से पहले। शी क्लियरली एक्सप्लेन्ड व्हाट शी वांटेड टू से, आपको ऐसा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। चलो 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाइए, फिर आगे पढ़ेंगे।
चलो जी, आ जाओ। आपको अगर याद हो तो एक बार पहले भी मैंने क्लास के अंदर एक बात बोली थी कि ज़रूरी नहीं कि एल वाई आए तो चीज़ एडवर्ब भी हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल दिया था एक बड़ा बेसिक सा, कॉस्टली, कॉस्टली कार, कॉस्टली हाउस, एल वाई आ रहा है लेकिन फिर भी ये एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव है। कुछ याद आया? आ जाओ। आज दुनिया जहान के ऐसे एक आदमी ऐसे पूरी भरमार बड़ी बड़ी है। अब इसके पीछे का जो सिस्टम है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक मान लीजिए वर्ड है नाइस, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है, या मैं थोड़ा नीचे लिख दूंगा एडजेक्टिव वर्ड। मान लीजिए मैंने कुछ वर्ड लिख लिया, जैसे नाइस लिख लिया, रूड लिख लिया, स्वीट लिख लिया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव है, हाँ कि ना। इनके अगर अंदर हम एल वाई जोड़ दें, इनमें अगर हम एल वाई जोड़ दें तो देखो क्या बन रहा है। एडजेक्टिव में अगर मैं एल वाई जोड़ता हूं तो देखो क्या बनता है। अगर मैं एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करता हूं तो क्या बन रहा है? क्या बना? नाइसली। क्या बना? रूडली। शी बिहेव्स नाइसली, ही टॉक्स रूडली, शी स्पीक्स स्वीटली। ये तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड बन रहे हैं, यानी ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं? एडवर्ब बन रहे हैं, हाँ कि ना। लेकिन अगर मैं नाउन में एलवाई लगा दूं, लेकिन अगर मैं एक नाउन में एलवाई लगाऊं तो देखो क्या होगा। अगर मैं एक नाउन में एलवाई लगा दूं, जैसे एक वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है। एक वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है। अगर मैं उसमें एलवाई लगा दूं, क्या हो रहा है भाई आज? अगर मैं फ्रेंड में एलवाई लगा दूं तो उससे एक वर्ड बना फ्रेंडली। थोड़ी सी कोशिश करो दिमाग में फ्रेंडली को यूज करने की, फ्रेंडली को यूज करने की कोशिश करना। फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली एटीट्यूड, फ्रेंडली पर्सन, ये तो यार एडजेक्टिव हो गया, हाँ के ना। याद करो, छोटी छोटी चीजें बनाने की कोशिश करो, छोटे छोटे फ्रेज बनाओ। फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली एटीट्यूड, फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली डॉक्टर, फ्रेंडली टीचर, ये तो यार नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये तो एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया? ऐसे ही और देख लो, ऐसे ही और देख लो। जैसे मैंने लिख दिया ब्रदर या मदर, लिख देता हूं मदर, लिख दिया मान लो मैंने, मदर में एलवाई लगा दिया, तो वर्ड बन गया मदरली। अब मदरली से फ्रेज बनाने की कोशिश करना। मदरली लव, माँ वाला प्यार, मदरली अफेक्शन, मदरली नेचर, मदरली लुक, तो नाउन बन गया यार, हाँ के ना। ऐसे ही मान लो एक वर्ड मैन, मैन में एलवाई लगा दिया तो ये वर्ड बना मैनली, मैनली नेचर, मैनली एटीट्यूड, हाँ के ना। तो अगर आप एक एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हो, अगर आप एक एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हो, अगर आप एक एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हो, सॉरी, अगर आप एक एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हो तो क्या क्रिएट होता है? एडवर्ब क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप एक नाउन में एलवाई लगाते हो, अगर आप एक नाउन के अंदर एलवाई का यूज करते हो तो उस केस में क्या क्रिएट हो जाते हैं? उस केस में एडजेक्टिव क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर हो इतनी बात? हाँ जी, देखो, गॉड है, भगवान नाउन है। गॉडली पावर्स, भगवान वाली पावर्स, हाँ के ना। गॉडली फिगर, ये तो भगवान जैसी, मतलब बेसिकली इनकी जैसे कोई साधु महात्मा बाबा के पास अगर बोलते हैं ना जैसे शक्तियाँ हैं, है ना, तो अपन बोलते हैं गॉडली पावर्स हैं इनके पास, तो इनके पास तो ये तो गॉडली फिगर हैं जी हमारे लिए, हाँ के ना। ऐसे किंगली, किंग की तरह वाला, है ना, किंगली एटीट्यूड है, राजा वाला एटीट्यूड है भाई उसका। ऐसे ही क्वीनली, क्वीनली एटीट्यूड। ऐसे ही फादरली, फादरली लव, फादरली अफेक्शन, फादरली एटीट्यूड, मदरली लव, मदरली अफेक्शन। ब्रदरली, ब्रदरली एटीट्यूड, ब्रदरली नेचर। फ्रेंडली एटीट्यूड, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली पर्सन। मैनली एटीट्यूड, मैनली बिहेवियर, मैनली लुक्स।
अब मान लो कोई लड़की है, कई लड़कियां होती हैं ना जिनका फेस जो होता है कुछ लड़कों जैसा होता है ना। मान लो कोई लड़की का फेस अपने फादर पे ज़्यादा चला गया, तो क्या बोलेंगे, इसकी मैनली लुक्स हैं, यानी मर्दों वाली लुक्स हैं इसकी। ऐसी मान लो कोई लड़की है, उसका फेस मान लो, ऐसे मान लो कोई लड़का है, उसका फेस अपनी मदर पे ज़्यादा चला गया, तो इसकी वुमेनली लुक्स हैं, औरतों वाली लुक्स हैं इसकी। वुमेनली हरकतें मान लो, ठीक है, विमेनली ये कैसी विमेनली एक्टिविटीज, विमेनली नेचर, विमेनली पोस्चर, ऐसे करके यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। अब जैसे करण जौहर है, ठीक है, वैसे करके इसने ही, तो ये क्या हो गया, ये विमेनली लाफ हो गई, है ना। मैं मजाक उड़ाने के सेंस में नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ। औरतों वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो विमेनली कैरेक्टरिस्टिक्स, मर्दों वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैनली कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हो इतनी बात। कुछ वर्ड हैं, जरूरी नहीं, देखो बाकी सारे अभी तक जितने थे नाउन में एलवाई लग के क्रिएट हुए हैं, कुछ इसके अंदर अलग भी याद करने पड़ेंगे, जैसे लाइवली, जिंदा दिल, ये नहीं है वो नाउन में एलवाई लग के नहीं क्रिएट हुआ है। लाइवली पर्सन, जिंदा दिल। कावर्डली का मतलब क्या होता है, कावर्डली का मतलब होता है बेसिकली, एक वर्ड होता है कावर्ड, वो होता है नाउन, कायर। कावर्डली एटीट्यूड, कायरतापूर्ण एटीट्यूड। कावर्डली पर्सन, कायर पर्सन। मेरी बात आ रही है समझ में। कावर्डली अपने आप में एक एडजेक्टिव है। माइजरली, निगर्डली, दोनों का मतलब होता है कंजूस, दोनों एडजेक्टिव है। डेडली वेपन, अब डेडली भी ऐसा नहीं है। एक दो वर्ड हैं इसमें, एक दो वर्ड हैं इसमें जो नाउन में लगकर एलवाई वाले, क्रिएट वाले नहीं है, जैसे ये वाले दोनों हैं। और ये वाले मैंने इसमें क्यों लिखे हैं सर, ये आपने पीछे भी तो लिखे थे, ये एडवर्ब भी तो होते हैं। ये वाले आपने इसके अंदर क्यों लिख रखे हैं, ये भाई इसलिए लिख रखे हैं, एलवाई आ रहा है ना इनके लास्ट में, फिर भी ये नाउन बन पा रहे हैं, इसलिए इसको इस लिस्ट में लिखा है। ये जो नीचे वाले हैं, ये जो डेली से लेकर ये वाले हैं, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं। ये वाले वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इन सारे के सारे से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एलवाई आता है, परंतु वह एडवर्ब ना होकर एडजेक्टिव होते हैं। अब इस पे सवाल कैसे बनता है, आओ देखो। ये 4 सेंटेंसेस हैं, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। एक बार इसको ना सेंटेंस को ब्रेक करना, सेंटेंस को ब्रेक करना और देखना मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की यहाँ पे, मुझे यहाँ एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं कराता हूँ। ब्रेक करना है यार, है ना। प्लीज़ खाली मत बैठना, मेरे लिए 20 सेकंड का काम है, मैं खट 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 बोल दूंगा ये, खुद क्या सीखोगे, है ना। खाली मत बैठना, पूरे 2 मिनट ले लो, लेकिन तोड़ना, सेंटेंसेस को तोड़ना और खुद समझना कि यहाँ पे मुझे किस चीज़ की जरूरत है, एडजेक्टिव की जरूरत है कि एडवर्ब की जरूरत है। करो ट्राई।
चलो जी, आ जाओ। ही फेस्ड ऑल द चैलेंजेस इन हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में सबके सब चैलेंजेस को फेस किया है। उसने अपनी ज़िंदगी के सबके सब चैलेंजेस को फेस किया है। कैसे फेस किया है? हाँ जी, कैसे फेस किया है? एक मर्द की तरह फेस किया है। यहाँ पे मुझे एडवर्ब मैनर चाहिए था कि उसने सबके सब चैलेंजेस को फेस किया है। कैसे फेस किया है? एक मर्द की तरह फेस किया है। मुझे यहाँ पर एक चाहिए था एडवर्ब मैनर, और मैंने लगा रखा है एक एडजेक्टिव। हाँ कि ना? तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? ही फेस्ड ऑल द चैलेंजेस इन हिज लाइफ, आप मैनफुली लिख सकते हो, ये एडवर्ब की तरह से काम करता है। लाइक का मैन लिख सकते हो, ये फ्रेज बनेगा। देखो लाइक प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये एक एडवर्बियल फ्रेज बनाएगा, एडवर्बियल फ्रेज बनाएगा मैनर वाला। क्लियर हुआ? सेम ऐसे ही इन प्रीपोजिशन और मैनर इसका ऑब्जेक्ट, इन अ मैनली मैनर, इन अ मैनली मैनर, एक मर्द के तरीके से, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये जो फ्रेज बनेगा ये भी एक एडवर्बियल फ्रेज और मैनर की क्रिएशन होगी। तीनों ठीक है, मैनफुली लिख दीजिए, लाइक अ मैन लिख दीजिए, या फिर इन अ मैनली मैनर लिख दीजिए। तीनों कभी इकट्ठे ऑप्शन में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आ जाएं तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये सबसे कंसाइज है। क्लियर हो इतनी बात? एरर समझ में आया कि क्या हो रहा है? एरर ये है कि मुझे यहाँ पर फेस वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी। मुझे यहाँ पर एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है और मैंने यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगा रखा है। चाहिए एडवर्ब, लगा रखा है एडजेक्टिव। अब मैं यहीं अगर सब कुछ लिखूंगा ना, ये सब एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, यह एक एडजेक्टिव है, मैनफुली, तो पूरी स्लाइड पे खुचमुच हो जाएगी। इसको नोट्स बनाते वक्त आप बड़ा साफ साफ लिखना कि यहाँ पे क्या लिखोगे। यहाँ हमें सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार फेस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब ऑफ मैनर की जरूरत थी, परंतु मैनली वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ हमें एडवर्ब के रूप में मैनफुली, लाइक अ मैन या इन अ मैनली मैनर, इन शब्दों का यूज करना चाहिए था। ऐसे करके आप लिखना इसको। क्लियर हो इतनी बात? ऐसे वो मुझे एक भाई की तरह ट्रीट करता है, वो मुझे एक भाई की तरह ट्रीट करता है, वह मुझे एक भाई की तरह से ट्रीट करता है, इसलिए मुझे उसका साथ पसंद है, इसलिए मुझे उसका साथ बहुत पसंद है। ये अ लॉट को ए आर्टिकल मत कर देना। आई लव हर लॉट, आई ट्रस्ट हिम लॉट, पहले भी आया हुआ है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना। तो मुझे भाई की तरह ट्रीट करता है। मुझे यहाँ ट्रीट वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए था एडवर्ब, लेकिन मैंने लगा दिया यहाँ पे एक एडजेक्टिव। ब्रदरली, मैनली, वुमनली, तो एडजेक्टिव होते हैं। तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे ही ट्रीट्स मी लाइक अ ब्रदर। ब्रदरफुली जैसा कोई वर्ड जनरली यूज होता नहीं है, तो लाइक अ ब्रदर या इन अ ब्रदरली मैनर आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही यहाँ पे एक सोल्जर को एक्ट नहीं करना चाहिए, एक सोल्जर को एक्ट नहीं करना चाहिए। कैसे एक्ट नहीं करना चाहिए? एक सोल्जर को एक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। कैसे एक्ट नहीं करना चाहिए? कायर की तरह से नहीं एक्ट करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर चाहिए क्या था? एक्ट वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए था। हमने लगा रखा है एक एडजेक्टिव, कावर्डली तो एडजेक्टिव होता है, तो फिर आप यहाँ पे एडवर्ब के रूप में लाइक अ कावर्ड लिख सकते हो, इन अ कावर्डली मैनर लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख लो। ऐसे ही इस पे आ जाइए। अब माइजर मैन, एक कंजूस आदमी, एक कंजूस आदमी कभी खुशी से ज़िंदगी नहीं बिता सकता। एक कंजूस आदमी कभी भी खुशी से ज़िंदगी नहीं बिता सकता। यहाँ पे आप मैन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, मैन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है। यहाँ पे मैन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है, और माइजर वर्ड एक नाउन होता है। माइजर नाउन है, माइजरली एक एडजेक्टिव है, और लाइक अ माइजर, अगर मैं लिख दूं लाइक अ माइजर तो वो क्या बन जाएगा? अगर मैं कहूँ ही बिहेव्ड लाइक अ माइजर, उसने एक माइजर की तरह बिहेव किया, तो ये एक एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, लाइक अ माइजर एक एडवर्ब है। मेरी बात आ रही समझ में? चाहिए क्या यहाँ पे? यहाँ पे माइजर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे अ माइजरली मैन का यूज आप करेंगे, ये एडजेक्टिव बनेगा। कुछ मेरी बात आई समझ में? हाँ जी, ये लास्ट वाली बात समझ में आई ना? क्योंकि तीनों में अलग टाइप का एरर है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का एरर है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
जैसे यहाँ पे एरर क्या था, फेस वर्ब को क्वालिफाई कराना था, एडवर्ब चाहिए था, एडजेक्टिव लगा रखा है। ट्रीट वर्ब को क्वालिफाई कराना था, एडवर्ब चाहिए था, एडजेक्टिव लगा रखा है। एक्ट वर्ब को क्वालिफाई कराना था, एडवर्ब चाहिए था, एडजेक्टिव लगा रखा है। यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कराना था, एडजेक्टिव चाहिए था और नाउन लगा रखा है। तो ये तीन एक टाइप के हैं, ये चौथा जो है थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान देना, कहीं इसको इससे मिक्स कर दो। यहाँ पे फंडा ये है, मैन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए था और माइजर अपने आप में एक नाउन है, तो माइजर मैन ना लिख के माइजरली मैन लिखना चाहिए था। क्लियर हुआ? हाँ जी। नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी बात बताई ना माइजरली वाली, थोड़ी और आपको क्लैरिटी से आएगी। अभी जो मैं इस स्लाइड पे लिखूंगा इसको उसके बाद ऐड करना। अभी जो अपने लास्ट पढ़ा ना, इस स्लाइड पे जो अभी मैं खुद लिख रहा हूं उसको वहां ऐड करना, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। देखना जरा, तो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, सोचना इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, आप सोचना। एक बार सोचना, इन 6 में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, करना ट्राई जरा एक बार। सोचो एक बार, इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत। हाँ जी, फर्स्ट वाला जो है वो है जी गलत। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कुछ ना कुछ आर्टिकल वगैरह लिखना पड़ता है। ये क्यों गलत है आप इसको समझोगे, अगर मान लो मैं लिख दूं, इसमें बताना क्या गलती है। दिस इज फैन, दिस इज फैन, पढ़ते ही पता चल रहा है ना कुछ गड़बड़ है सर। दिस इज अ फैन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल वगैरह कुछ ना कुछ क्वांटिटी को दिखाने वाला वर्ड लगाना मस्ट होता है। या फिर आप पोजीशन बनाओ, दिस इज माई फैन, वो चल जाएगा। कुछ ना कुछ यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, सीधा अकेला ऐसे नहीं छोड़ पाओगे। तो अगर आपको लिखना ही था तो ही इज अ कावर्ड लिखना चाहिए था। यहाँ पे ए आर्टिकल अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, कावर्ड नाउन है ना, कावर्ड नाउन है। अगर नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल है, एक कार, दो कार, पांच कार, कावर्ड का कावर्ड्स हो सकता है भैया। यही दिक्कत है, हमें सोचने में हमारा दिमाग कावर्ड को ऑब्जेक्टिव मानता है।
हमारे दिमाग में अगर आपने बातें ना पढ़ रखी होती ना तो सब बच्चों को ये सेंटेंस ठीक लगता है, ही इज अ कावर्ड मैन, ही इज अ कावर्ड मैन, हर बच्चे को ठीक लगता है क्योंकि उसके दिमाग में कावर्ड एक एडजेक्टिव है, कावर्डली वर्ड उसने सुना ही नहीं हुआ, और कावर्डली अगर सुना भी हुआ तो उसका दिमाग कह रहा है ये एडवर्ब है, जबकि बात गलत है। ही इज अ कावर्ड मैन गलत क्यों हो गया? क्योंकि कावर्ड तो नाउन है, कावर्ड वर्ड तो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई, ये मैन नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने का हम नाउन करता है कि एडजेक्टिव करता है? यहां पर हमें कावर्डली एडजेक्टिव चाहिए जो इस मैन नाउन को क्वालिफाई करेगा, ये सही है और ये गलत है, ये कावर्ड मैन वाला गलत है और ये सही है। समझ में आया? अच्छा, कावर्डली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता ही इज कावर्डली जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो ये ठीक हो जाता, अकेले एडजेक्टिव भी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, परंतु अगर ए आर्टिकल आ गया तो नाउन आना जरूरी था, ये तो एडजेक्टिव है, गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें फिर से वही आर्टिकल वाली दिक्कत है, आर्टिकल कहाँ है इसके अंदर, आर्टिकल मिसिंग है, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी इसके अंदर जो सेंटेंस सही थे वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 6 ये ठीक थे, बाकी सारे के सारे गलत थे। फिर से देख लो क्या बोला, ये क्यों गलत है? कावर्ड नाउन है, आर्टिकल नहीं लिखा। ये क्यों गलत हो गया? मैन नाउन है, आर्टिकल नहीं लिखा। ये वाला क्यों गलत हो गया? कावर्डली एडजेक्टिव है, जबरदस्ती आर्टिकल लिख दिया। ये क्यों गलत हो गया? मैन नाउन है, उसको एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा ना कि दूसरा नाउन, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? अब मुझे लगता है वो माइजर माइजरली कावर्ड कावर्डली वाली बात शायद और क्लैरिटी आई होगी कि माइजर मैन क्यों गलत है। हमारा दिमाग कावर्ड को, माइजर को, निगड़ को पता नहीं क्यों एडजेक्टिव मानता, लेकिन माइजर, कावर्ड, निगड़ ये तीनों नाउन होते हैं। माइजरली, कावर्डली, निगड़ली ये एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? चलो लौट के फिर से ये जो मैंने लास्ट स्लाइड पे लिखा ना भाई, जो क्लास के लास्ट में, उसको यहां लिखना है आपको, इसके बाद लिखना है ताकि सीक्वेंस ठीक रहे। एक और रटने वाला रूल आ गया छोटा सा, एडवर्ब मैनर की पोजीशन याद हो गई, ऐसी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की पोजीशन देखो। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को दो पार्ट में बांट रहे, डेफिनेट इंडेफिनेट। अभी डेफिनेट इंडेफिनेट क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी माताजी मुझे अक्सर डांटती हैं, माई मदर ऑफन स्कूल्स में। अब ये ऑफन की अक्सर, ऑफन माने अक्सर, इसकी कोई फिक्स परिभाषा है? मान लो मैं हर 2-3 दिन में एक बार डांट खाता हूँ तो मैं कह रहा हूँ अक्सर। कोई हो सकता है तुम में से इतना ढीठ हो, दिन में 7 बार पिटता है, तो वो भी लगा सकता है अक्सर, हाँ कि ना? तो मेरे लिए 2 दिन में 3 दिन में एक बार डांट खाना भी अक्सर है, उसके लिए दिन में 7-7 बार पिटना भी अक्सर है, तो इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं, हाँ कि ना? मैं कहूँ ही सेल्डम कम्स हियर, वो या ना के बराबर ही आता है। अब मेरी नज़र में मान लो मेरे भाई से बहुत बनती है, वो हर 15 दिन में मेरे घर आता है, फिर भी मुझे लगता है यार ना के बराबर ही आता है। और किसी का भाई अगर 2 साल में एक बार आता है, वो भी कह रहा है ये ना के बराबर ही आता है। तो जिनकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, जैसे ऑफन मतलब अक्सर, सेल्डम मतलब ना के बराबर, ऑलवेज मतलब हमेशा, रेयरली मतलब कभी कभार, नेवर मतलब कभी नहीं। अब इसमें तुम कहोगे सर नेवर तो आपके लिए भी नेवर, मेरे लिए भी नेवर, ये याद करना है, नेवर वर्ड को याद कर लेना, बाकियों में फंडा ही है। लेकिन अब मैं कहूँ कि मेरी माताजी डेली मंदिर जाती हैं, तो डेली तो 24 घंटे ही होगा ना, तुम्हारे लिए भी 24 घंटे, मेरे लिए भी 24 घंटे, वीकली तुम्हारे लिए भी 7 दिन, मेरे लिए भी 7 दिन, मंथली तुम्हारे लिए भी 30 दिन, मेरे लिए भी 30 दिन, ईयरली तुम्हारे लिए भी 365, मेरे लिए भी 365। तो ये वाले जो हैं ये आए डेफिनेट के अंडर में। तो इनडेफिनेट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगता है वर्ब से पहले, इनडेफिनेट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगता है वर्ब से पहले, और डेफिनेट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगता है अक्सर क्लॉज के या कह लो सेंटेंस के एंड पे। क्लॉज के एंड पे कहना चाहिए, जो उस वर्ब से बना हुआ क्लॉज होगा ना, उस क्लॉज के एंड पे। लो मैं कर ही देता हूं, क्लॉज कर लो यहाँ पे, जो उस वर्ब से बना हुआ क्लॉज होगा उसके एंड पे। कुछ ऐसे भी होते हैं, फिर वही बात है ना यार, कोई ग्रामर की बात तो ये है नहीं, प्योर कन्वेंशन की बात है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों पोजीशन पे भी लिख सकते हो, वर्ब से पहले लगा दो तो भी ठीक, एंड पे लगा दो तो भी ठीक। जैसे कुछ वर्ड है, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभार, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, रेगुलरली मतलब रेगुलरिटी से अक्सर। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो वर्ब से पहले लिखे हो तो भी ठीक है, सेंटेंस के या कह लो क्लॉज के एंड पे हो तो भी ठीक है। करो ट्राई जरा एक बार।
एक बार ट्राई करो। हाँ जी, आसान है। मेरी माताजी मुझे अक्सर डांटती मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए। पेटी मिस्टेक मतलब छोटी मोटी गलतियाँ। तो जो ऑफन है ये कौन सा वाला है? इनडेफिनेट वाला है ना। कहाँ जाते हैं? वर्ब से पहले। माई मदर ऑफन स्कूल्स में, मेरी माताजी मुझे अक्सर डांटती हैं मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए। रजत कभी लेट नहीं आता क्लास में, रजत कभी लेट नहीं आता क्लास में, इसलिए सबके सब टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो नेवर है ये कौन सा वाले टाइप का है? इनडेफिनेट वाला। कहाँ जाएगा? वर्ब से पहले। तो रजत नेवर कम्स लेट। ठीक है। दे कम हेयर सेल्डम सो आई डोंट नो मच अबाउट देम, वो यहाँ ना के बराबर ही आते हैं इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। तो ये सेल्डम कौन सा वाला है? इनडेफिनेट वाला। इनडेफिनेट वाला है तो कहाँ जाएगा? वर्ब से पहले। दे सेल्डम कम हेयर, वो यहाँ ना के बराबर आते हैं। अच्छा, माई मदर डेली गोज टू टेम्पल, मेरी माताजी हर रोज मंदिर जाती हैं क्योंकि वो डाई हार्ट डिवोटी हैं लॉर्ड शिवा की, भगवान शिव की वो डाई हार्ट डिवोटी हैं। अब ये डेली कौन सा वाला है? डेली है डेफिनेट वाला। डेफिनेट वाला कहाँ जाता है? क्लॉज के एंड पे। ये वाला क्लॉज कहाँ खत्म हो रहा है? टेम्पल पे। तो ये कहाँ चला जाएगा? माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। क्लियर हो गया? हाँ जी, सेम कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल डिट्टो सेम बात, बहुत आसान। ये चार और हैं, रगड़ दो इनको भी। हाँ जी, माई ब्रदर गोज रेगुलरली टू अ नियर बाय जिम, मेरा भाई एक पास की जिम में रेगुलरली जाता है, अक्सर जाता है। ठीक है। अब रेगुलरली का मैंने क्या बताया कि आप इसको वर्ब से पहले भी लिख सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो, दोनों जगह अलाउड है। दोनों जगह में से कहीं भी लिखा होता नो एरर हो जाता, लेकिन करंट पोजीशन इसकी गलत है। माई ब्रदर रेगुलरली गोज टू ए नियर बाय जिम, माई ब्रदर गोज टू ए नियर बाय जिम रेगुलरली, दोनों चल जाएंगे। कुणाल कुणाल पीटता है, कुणाल पीटता है इस बच्चे को अक्सर बिना किसी गलती के, बिना किसी गलती के इस बच्चे को अक्सर पीटता है। ऑफन कौन सा है? इंडेफिनिट वाला। कहाँ जाएगा? वर्ब से पहले। कुणाल ऑफन बीट्स दिस लिटिल बॉय, कुणाल अक्सर ही छोटे बच्चे को पीटता है बिना किसी गलती के। एक छोटी सी बात यहाँ पे और सीख लो, एक छोटी सी बात यहाँ पे और सीख लो। मान लो ये पेपर में एरर आया, मान लो पेपर में एरर आया, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और डी पार्ट है, मान लो नो एरर। ठीक है। तो आप कौन से पार्ट में एरर मार्क करोगे? ए में, बी में, सी में कि डी में? कौन से पार्ट में एरर मार्क करोगे?
एरर वहां मार्क होता है जहां एरर क्रिएट होता है। आपके इस पोर्शन का नाम है एरर डिटेक्शन, गलती को डिटेक्ट करें। गलती ये कि ऑप्शन की पोजीशन गलत यूज करी गई है, तो एरर मार्क होगा बी पार्ट में। अब ये उठ के ए में जाना है, सी में जाना है कि अपनी नानी के घर जाना है, उससे मतलब नहीं है। ये बात फिर सर आप बताते क्यों हो? ये बताता हूं मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए। मान लो इसी के नीचे अंडरलाइन किया होता और 4 ऑप्शन दे देता, कुणाल ऑफन बीट्स दिस लिटिल बॉय, कुणाल बीट्स ऑफन दिस लिटिल बॉय, कुणाल बीट्स दिस ऑफन लिटिल बॉय, या कुणाल बीट्स दिस लिटिल बॉय ऑफन, या कह लो नो इंप्रूवमेंट। तो उस केस में आपको काम आएगी ये नॉलेज की ये कहाँ जाना है। लेकिन एरर डिटेक्शन में आपको सिर्फ ये बताना गलती कौन से पार्ट में, गलती इस पार्ट में कि ऑफन की पोजीशन तुमने गलत लगा रखी है। अभी उठ के कहाँ जाएगा कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, ये नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए बताया जा रहा है। एरर मार्क होगा बी पार्ट में। क्लियर हो इतनी बात? नेक्स्ट भाई, हाँ जी। देविका डिफर्स विद हिज ब्रदर। डिफर विद एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी से असहमत होना। डिफर विद एक फ्रेजल वर्ब होती है, जैसे लुक आफ्टर माने क्या होता है, देखभाल करना, लुक इनटू मतलब छानबीन करना, ये फ्रेजल वर्ब है। डिफर विद का मतलब होता है किसी से असहमत होना। देविका ना के बराबर ही असहमत होती है अपने भाई से किसी मुद्दे पे, हमेशा अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाती है। देविका ना के बराबर ही असहमत होती है अपने भाई से किसी मुद्दे पे। तो देविका सेल्डम डिफर्स विद आपको लिखना पड़ेगा। सेल्डम कौन सा, इंडेफिनिट वाला, कहाँ जाएगा वर्ब से पहले। अब फिर वही बात, अगर स्लैश लगे होते तो एरर जिस पार्ट में सेल्डम है वहां मार्क होता। मोहित यहाँ, मोहित हमारे घर हर रोज आता है और स्टूपिड क्वेश्चन पूछता है, बेवकूफाना सवाल पूछता है। ठीक है, शक्तिमान की माँ का क्या नाम था, शक्तिमान 1 मिनट में कितनी बार घूम जाता है ना। मोहित मोहित हमारे घर, मोहित हमारे घर आता है रोज और डेली का बेवकूफाना क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो एवरीडे कौन सा वाला है, डेफिनेट वाला। डेफिनेट वाला कहाँ आता है, क्लॉज के एंड पे, यानी ये कहाँ जाएगा, मोहित कम्स टू आवर होम एवरीडे। बस एक चीज और ध्यान रखना, एवरीडे यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, और एवरीडे कौन सा वाला लिखना पड़ेगा, ये गलत भी है, एवरीडे कौन सा वाला लिखना पड़ेगा, स्पेस वाला, ये वाला, क्योंकि ये वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये वाला तो ऑब्जेक्टिव था ना बिना स्पेस वाला, ये तो बिना स्पेस वाला है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव था, हाँ के ना। तो पोजीशन भी गलत है और ये वैसे भी गलत है। चलो जी, क्लियर हो गया। आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, जल्दी सी आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। इस कॉन्सेप्ट का नाम है, अक्सर किताबों में इसको पढ़ा देते हैं, ये लिखा होता है डोंट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव। एक इन्फिनेटिव को स्प्लिट ना करें, डोंट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव को स्प्लिट ना करें। बस 10 मिनट की क्लास हो रहेगी, ये टेंशन मत लीजिए, फिर छुट्टी हो जाएगी। डोंट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव को स्प्लिट ना करें। अगर आप इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहते हो, अगर आप इस रूल के पीछे का, इस कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक जानना चाहते हो, तो एक काम करो, जो नीचे वाला जो सेंटेंस है ना, इसको ब्रेक कर दो। पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, अगर आपने इसको सही सही तोड़ दिया तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्चुअली टू और लर्न के बीच में क्यों नहीं आ सकता। ये कॉन्सेप्चुअली एडवर्ब टू और लर्न के बीच में क्यों नहीं आ सकता, ये आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। करो ट्राई।
हाँ जी, समझ में आया। देखो, शी सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब है, शी वांटेड, वो चाहती थी, क्या चाहती थी वो? इंग्लिश चाहती थी, शी वांटेड इंग्लिश। क्या चाहती थी वो सीखना चाहती थी। तो ये जो टू प्लस में लर्न से क्या बनेगा, जो इन्फिनिटिव बनेगा, ये जो टू लर्न इन्फिनिटिव बनेगा, हाँ के ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा वांटेड वर्ब के लिए। इतनी बात आई समझ में। लेकिन इन्फिनिटिव, जेरेंड पार्टिसिपल, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इंग्लिश बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। सबको समझ में आती है। आगे का सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की लंबाई बढ़ाने के लिए लिखा गया है। सो सब कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नाउन का पॉजेसिव केस। आगे आपको आता है मुद्दे की बात, वापस इस पर लौट के आते हैं। वो चाहती थी सीखना इंग्लिश को, यही बात है। कॉन्सेप्चुअली कौन से टाइप का एडवर्ब है? कॉन्सेप्चुअली कौन से टाइप का एडवर्ब है? वो कैसे सीखना चाहती थी? कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहती थी। ये तो एडवर्ब मैनर है। कोई काम कैसे किया जाता है? दे फॉट ब्रेवली, शी स्पीक्स नाइसली, ही स्पीक्स रूडली, ही बिहेव्स एरोगेंटली। ये तो एडवर्ब मैनर है, हाँ कि ना। और एडवर्ब मैनर की पोजीशन याद करो मुन्ना, कहाँ लगता है एडवर्ब मैनर? इन ट्रांजिटिव में वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के बाद। अगर ट्रांजिटिव में नाउन क्लॉज हो तो फिर वर्ब से पहले कुछ याद आया। अब ये जो कॉन्सेप्चुअली तुम लगा रहे हो, ये किसके लिए लगा रहे हो? वांटेड के लिए। कि ये जो, मैं मानता हूं ये इन्फिनिटिव है, नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, तभी तो अपना ऑब्जेक्ट रखा। तो जो कॉन्सेप्चुअली है किसके लिए है? लर्न के लिए कि वांटेड के लिए? वो इंग्लिश सीखना चाहती थी कॉन्सेप्चुअली। क्या चाहती थी? सीखना। कैसे? कॉन्सेप्चुअली। तो जो कॉन्सेप्चुअली है ये है लर्न वर्ब के लिए, इस एक्शन के लिए। वो चाहती थी इंग्लिश को कॉन्सेप्चुअली सीखना, कॉन्सेप्चुअली सीखना, कॉन्सेप्चुअली है इसके लिए। और ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ लगते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद। ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ लगते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद। अरे हाँ कि ना। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए जो कॉन्सेप्चुअली एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी सही पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? वो होनी चाहिए थी इंग्लिश के बाद। लॉजिक समझ आया? लॉजिक समझ आया? सेम लॉजिक यहाँ है, आप खुद लगा दीजिए, फिर मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा तो ये भी आपको क्लियर फिर से हो जाएगा। करो ट्राई। हाँ जी, सेम ऐसे ही उसने डिसाइड किया था, उसने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था? कि वो बर्बाद कर देगा किनको? अपने शत्रुओं को। तो ये जो टू डिस्ट्रॉय है, ये जो इन्फिनिटिव है, ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, हाँ कि ना। एनिमीज बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। अरे हाँ के ना। उसने डिसाइड किया था कि वो बर्बाद करेगा अपने शत्रुओं को। क्लियर हुआ? कैसे बर्बाद कर देगा? पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। एडवर्ब मैनर है, कहाँ लगता है एडवर्ब मैनर? ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के बाद। सर वर्ब से पहले भी तो लगता है, ये वर्ब से पहले लगा, लेकिन इसमें इन्फिनिटिव के बीच में फंस रहा है ना। ये इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब लगाना हम अवॉइड करते हैं, यही तो बात यहाँ पर पढ़ाई है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये जो कंप्लीटली ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जब इसके पास दो पोजीशन है, और मैंने फिर बोला कि बेटर वाली कौन सी है? ऑब्जेक्ट के बाद। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिख दूं तो एक तो इन्फिनिटिव के बीच में नहीं घुस रहा ये, और बेटर पोजीशन भी हो रही है, तो क्यों ना लिखें। तो इसको उठा के यहाँ लिख देंगे।
तो ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज कंप्लीटली। बोलो जी, क्लियर हुई इतनी बात? एक बात स्टार मार्क करके जरूर अपने नोट्स के अंदर नोट कर लीजिएगा, जो एडवर्ब की पोजीशन के एरर है। आपने देखा कि एडवर्ब मैनर यहां लगता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यहां लगता है, और जैसे ये पढ़ाया कि ये जो एडवर्ब होता है, खास करके ये रूल आपको एडवर्ब मैनर के लिए मिलेगा। ये वाली जो बात है एडवर्ब मैनर के लिए मिलेगी। एडवर्ब ऑफ मैनर को इन्फिनिटिव के बीच में ना डालें। स्टार मार्क करके लिखना एडवर्ब की पोजीशन के एरर, बिल्कुल स्टार मार्क करके लिखना नोट्स में। एडवर्ब की पोजीशन के एरर वीक एरर की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें पेपर में तभी मार्क करें जब सेंटेंस में कोई और एरर ना दिख रहा हो। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर इसी सेंटेंस में यहां पे मैं ही हैव डिसाइडेड लिख देता ना, ही हैव डिसाइडेड लिख देता, तो ये एरर मार्क होता, ये कंप्लीटली को हम जस का तस छोड़ देते। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूं? ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे कुछ और गलती होती, मान लो जैसे इसमें और किसी में कर लेते हैं, मान लो सो की जगह बिकॉज लिख लेते, तो ये सो और बिकॉज वाली जो गलती होती, वह इंग्लिश सीखना चाहती थी कॉन्सेप्चुअली बिकॉज शी ज्वाइंड, सो शी ज्वाइंड। तो अगर ये वाली गलती है, कोई ज्वाइंड में कुछ गलत लिख दिया, ज्वाइनिंग लिख दिया, शी ज्वाइनिंग लिख दिया, तो ये वाले एरर मार्क होंगे और ये वीक एरर मानकर छोड़ दिया जाएगा। स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, एडवर्ब की पोजीशन के एरर कन्वेंशन के एरर होते हैं, ना कि ग्रामर के, इसलिए ये वीक एरर की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें पेपर में तभी मार्क करना है जब सेंटेंस में कोई और एरर नजर ना आए। फिर से बोलूं, एडवर्ब की पोजीशन के एरर कन्वेंशन के एरर होते हैं। कन्वेंशन मतलब ये चीज ऐसे ही लिखी जाती है टाइप की बात है, वो कोई ग्रामर की बात नहीं है। वो एडवर्ब की पोजीशन के एरर कन्वेंशन के एरर होते हैं, ना कि ग्रामर के, इसलिए ये वीक एरर की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें पेपर में तभी मार्क करना है यदि सेंटेंस में कोई और एरर नजर ना आए। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में मजा आया होगा। कल अपना एडवर्ब का सेकंड लेक्चर, और मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर के अंदर आपका एडवर्ब चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसको अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।